Welcome again. We are going to learn Science 2, lesson number 1, Heredity and Evolution. In previous video, we learned about what is a heredity and heredity changes, what is a translation, what is a translocation, what is a transcription, then evidences of evolution, means what is meant by evolution, evidences of evolution, morphological evidences, anatomical evidences, vestigial organs, paleontological evidences, uses of carbon dating, then embryological evidences, connecting links. These are points we learned in our previous video. Today we are going to take next points, Darwin theory of natural selection. Charles Darwin, he proposed the theory of natural selection. This theory is an important milestone in the study of evolution. मतलब चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी सबके सामने रख दी और नेचुरल सिलेक्शन नैसर्गिक तरह से जो सिलेक्शन होता है, दैट मीन्स नेचुरल थ्योरी ऑफ सिलेक्शन मीन्स नेचुरली जो पीढ़ी मतलब एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन जो होता है, दैट इज अ नेचुरल सिलेक्शन. दिस थ्योरी इज एन इम्पोर्टेंट माइलस्टोन. जो थ्योरी उन्होंने रख दी चार्ल्स डार्विन ने, इट इज एन माइलस्टोन इन द स्टडी ऑफ एवोल्यूशन. उत्क्रांति, मनुष्य की उत्क्रांति में एक माइलस्टोन ये हो गया क्योंकि चार्ल्स डार्विन की थ्योरी आज भी एक्सेप्टेड है. बहुत से जगह पे चार्ल्स डार्विन की थ्योरी मतलब द मैन बिहाइंड द ह्यूमन एवोल्यूशन, दैट इज द चार्ल्स डार्विन, ऐसा बोला जाता है. द थ्योरी, अभी वो थ्योरी क्या है? थ्योरी ऑफ अ नेचुरल सिलेक्शन, द सर्वाइवल ऑफ अ फिटेस्ट, that is organisms which are fit or survival evolve while those that are not perish, and natural selection does act to produce new species. The theory of a natural selection gives in the book Origin of a Species, which is written by Darwin. For the study of evolution, Darwin had collected and observed innumerable specimens of plants and animals. And then ये चार्ल्स डार्विन की थ्योरी क्या बोलती है? चार्ल्स डार्विन की थ्योरी हमको ये बताती है कि उसने सर्वे किया था. चार्ल्स डार्विन ने जानवर हो या पेड़ पौधे हो, इनसे बहुत से सैकड़ों सैंपल्स उन्होंने ट्राई किया, उन्होंने इकट्ठा किया, उनका ऑब्जर्वेशन किया और उन्होंने एक व्हाट वी से एक थ्योरी इम्प्लीमेंट की और एक थ्योरी बता दी. मतलब जो ताकतवर है वही जिएगा. इन द सेंस उसके लिए उन्होंने एक बुक लिखा है ओरिजिन ऑफ अ स्पेसिस. उस बुक में उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है जो मतलब जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो बहुत सी संख्या में रिप्रोडक्शन कर सकता है. और जो प्रोडक्शन एक सपोज मान लीजिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ने रिप्रोडक्शन कर दिया, बहुत से रिप्रोडक्शन हो गए, तो वो जो रिप्रोडक्ट हुए हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो एक दूसरे से कॉम्पिटिशन्स करते हैं और उसमें जो जीता है कोई मर जाता है, कोई जीता है. और जीतने के लिए जो क्वालिटीज उनमें रहती है वही जीता है और जिसमें नहीं है वो मर जाता है. उसने ओरिजिन ऑफ स्पेसिस में एक एक्सप्लेनेशन दिया है. किसने? चार्ल्स डार्विन ने. और जीतने के लिए जो क्वालिटीज रहती है, जो कैरेक्टर्स चाहिए जीतने की, वही आगे जाके रिप्रोडक्शन करता है. और जो वही जी पाता है जिसमें वो जीतने की क्वालिटीज है. इसके बावजूद भी कुछ नेचुरल सिलेक्शंस वो भी इम्पोर्टेंस है. मतलब ये तो एक है और दूसरा नैसर्गिक मतलब नेचुरल सिलेक्शन भी इम्पोर्टेंस है. और जो बाकी के हैं वो मर जाएंगे और जो जिंदा रह गए जिनकी काबिलियत है वो तो आगे न्यू जनरेशंस तैयार कर देंगे.
दिस इज अ नेचुरल, ये जो डार्विन का जो सिद्धांत है नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ अ नेचुरल सिलेक्शन, ये बहुत से काल तक लोगों में वही रहा और उसके बाद में बहुत से लोगों ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया। जो ऑब्जेक्शन लिया, क्या ऑब्जेक्शन लिया, उसके बारे में हम अब देखेंगे। मतलब चार्ल्स डार्विन ने जो थ्योरी एक्सप्लेन की है कि जो जीव लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोडक्शन करने के बाद बहुत से जीवों को पैदा करता है और जो पैदा करने के बाद जिनमें जीने की काबिलियत हो, दैट इज द कैरेक्टर ऑफ लिविंग, वही जीता है, जिसमें नहीं है वो मर जाता है। स्पेसिस ऑफ ओरिजिन में उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया है और उसके साथ साथ वो नेचुरल सिलेक्शन भी आता है, वो भी उसके साथ लागू हो जाता है। दैट इज द नेचुरल सिलेक्शन ऑफ थ्योरी, दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द चार्ल्स डार्विन। उसके बाद में इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ अ थ्योरी ऑफ अ नेचुरल सिलेक्शन, कोई इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस prolifically. There is a competition with each other or struggle for survival. अभी जो मैंने बोला वही हम रिपीट कर रहे हैं। Organism that show essential modification for survival, sustain while remaining perish. Survival of a fittest and elimination of a misfit is a natural selection. मतलब जो सर्वाइवल ऑफ अ फिटेस्ट, जो फिट है वही सर्वाइव करेगा। इलिमिनेशन ऑफ अ मिसफिट, जो फिट नहीं है वो सर्वाइव इलिमिनेट होगा। दैट इज अ नेचुरल सिलेक्शन। वेल अडैप्टेड सस्टेनिंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस मच ऑफस्प्रिंग एंड टर्न प्रोड्यूस अ न्यू स्पीशीज हैविंग अ स्पेसिफिक कैरेक्टर। मतलब जिनमें जीने की काबिलियत है, जिनको कैरेक्टर्स है, वही जिंदा रहेंगे, जिनमें काबिलियत नहीं वो मर जाएंगे। दैट इज अ नेचुरल थ्योरी ऑफ सिलेक्शन एक्सप्लेन्ड बाय द चार्ल्स डार्विन। ये इंपॉर्टेंट उसका मेन पॉइंट है। अब भी उसके बाद में ऑब्जेक्शन ले लिया, सम मोर फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन नॉट जस्ट फॉर नेचुरल सिलेक्शन। मतलब नेचुरल सिलेक्शन नैसर्गिक तरह से जो सिलेक्ट होगा, ये बात छोड़ के ये बात इवोल्यूशन को लागू नहीं पड़ती। मतलब नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, दैट इज एन ऑब्जेक्शन। Any explanation about useful and useless modification was not provided by Darwin. मतलब जो उपयोगी है या निरुपयोगी जो चेंजेस है, जो उपयोगी चेंजेस है मतलब बेनिफिशियल है, और जो नॉट यूजलेस है, उसके बारे में चार्ल्स डार्विन ने कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। ये उसके ऊपर एक ऑब्जेक्शन है, मतलब चार्ल्स डार्विन के थ्योरी के ऊपर ये ऑब्जेक्शन है। और देन थर्ड, causes of a slow and abrupt changes was not explained by the Darwin. मतलब जो धीरे धीरे और अचानक एक्सीडेंटली इंस्टेंटली जो चेंजेस होते हैं उसके बारे में चार्ल्स डार्विन ने कुछ नहीं बताया। ये उसके ऊपर ऑब्जेक्शन है। मतलब बेसिकली 3 ऑब्जेक्शन है। जो नेचुरल सिलेक्शन, ये बात इवोल्यूशन को लागू नहीं पड़ती, मतलब ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो उपयुक्त यूजफुल है और यूजलेस है, जो चेंजेस, यूजफुल चेंजेस और यूजलेस चेंजेस, उसके बारे में चार्ल्स डार्विन ने कुछ बताया नहीं है। और जो स्लो चेंजेस एंड एक्सीडेंटल चेंजेस, उसके बारे में चार्ल्स डार्विन ने कुछ नहीं बताया। फिर भी ये ऑब्जेक्शन होने के बावजूद भी द थ्योरी ऑफ चार्ल्स डार्विन इज अ माइलस्टोन इन द इवोल्यूशन। मतलब उसका जो कार्य है उसका एक माइलस्टोन है इवोल्यूशन के थ्योरी में। ये हुई चार्ल्स डार्विन की थ्योरी। चार्ल्स डार्विन ने क्या बताया, उसके थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उसके बारे में जो ऑब्जेक्शन दिया है अभी मैंने बता दिया। उसके बाद में लैमार्किज्म, द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट लैमार्किज्म, जीन बैप्टिस्ट लैमार्क। Lamarck proposed the principle of use or disuse of organ and theory of inheritance ancestry acquired characters. His concepts are known as a Lamarckism. मतलब उसका मतलब ये होता है, एक मिनट मैं पढ़ लेता हूँ, बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। Every living organism tries to evolve during its lifetime. It acquires certain characters through the adaptation and modification. These characters are passed to the next generation depending upon activities or
laziness as that of that organism, these are changes occur. मतलब उन्होंने कुछ उसके साथ में एग्जांपल्स भी दिए हैं। पहले उसके बारे में व्हाट इज अ लैमार्किज्म, मतलब इवोल्यूशन जब होता है, उत्क्रांति, मनुष्य की जो उत्क्रांति होती है उसके में उस समय में लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में चेंजेस होना शुरू होते हैं। मतलब जब हम बदलाव जब आता है, मतलब बंदर से इंसान बन गया तो उसके शरीर में बदलाव आना शुरू हो गए। ये जो बदल होते हैं उसके लिए उस लिविंग ऑर्गेनिज्म ने कुछ कोशिश की है। जिन्होंने कोशिश की उन्होंने उसका बेनिफिट लिया, और जिन्होंने कोशिश नहीं की, दोज आर लेजीनेस, वो इसके लिए उनका रीजन बन गए। मतलब जिन्होंने कोशिश नहीं की वो वैसे ही रह गए। उसके लिए उसने कुछ एग्जाम्पल्स दिए, जैसे कि जो जिराफ होता है, जिराफ पेड़ के पत्ते खाने के लिए अपनी गर्दन को ऊपर 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 करते करते उसने कोशिश की ऊपर का खाने की, ऊपर का खाने की, उसकी वजह से उसकी गर्दन लंबी हो गई। ये लैमार्किज्म का कहना है। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म कोशिश करता है, बदलाव के टाइम पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म कोशिश करता है, वही मतलब जो बदल, जो शरीरों में जो बदल होता है, पेड़ पौधा जानवर हो या इंसान हो, इसमें जो बदल होते हैं उसके लिए उसने कोशिश की है। जो कोशिश किया है उसने उसका बेनिफिट ले लिया है, और जो लेजीनेस है वो उसके लिए कारणीभूत है। जैसे कि अभी मैंने बोला जिराफ, जिराफ की गर्दन बहुत लंबी होती है, मतलब जिराफ ने पेड़ के पत्ते खाने के लिए ऊपर का खाने की कोशिश की, गर्दन को ऊपर करके खाने की कोशिश की, उसकी वजह से उसकी गर्दन लंबी हो गई। ऐसा लैमार्किज्म का कहना है। उसके बाद में जो लोहार होता है, मतलब छन्नी हथौड़ी से काम करने वाला जो इंसान होता है, उसके जो कंधे होते थे वो काम की वजह से वो टाइट होते, घट होते बोलते हैं उसका। उसके बाद में जो शाहमृग है, दैट मीन्स व्हाट वी से frequent hammering movements, shoulder of the iron speed become a very strong. Then उसने जो बोला है, जो ईमू और ऑस्ट्रिच, ईमू और ऑस्ट्रिच इन्होंने अपने पंखों का इस्तेमाल ही नहीं किया, इसकी वजह से वो ज्यादा देर तक उड़ नहीं सकते। मतलब शाहमृग और ईमू ये पंछी में है, ये पंछी है, लेकिन उन्होंने उस वक्त में अपने पंखों का इस्तेमाल नहीं किया ड्यू टू लेजीनेस, वो उड़ नहीं सकते। उसके बाद उसकी वजह से वो जो विंग्स है उनके वो वीक हो गए, और जो हंस, दैट मींस ड्यू टू wading, swimming and water, hindlimbs and aquatic birds such as swan and duck become a fitter for such mode. मीन्स जो डक होता है उसका पानी में रह कर पानी के ऊपर तैरने की, जैसे कि उसके पाँव तैयार हो गए। या जो स्नेक्स होते हैं उसने जो यूज़ किया, मतलब वो कैरेक्टर जो है स्नेक का, वो मतलब क्या बोलते हैं हम उसको, उसके जो which circumstances are adjusted, मतलब जो स्नेक है उसने अपने पैर का कभी इस्तेमाल नहीं किया, तो स्नेक को पैर नहीं होते। ही ड्यू टू सम वेव्स, जो स्पंदन आते हैं उसकी वेव्स के वजह से वो अंडरस्टैंड करके ही आगे जाता है। मतलब कुछ जानवरों में उन्होंने लेजीनेस की वजह से उसका इस्तेमाल नहीं किया, उसके लिए वो कमकुवत हो गए, और जिन्होंने इस्तेमाल किया वो बेनिफिशियरी हो गए, मतलब उसका बदलाव हो गया। ये लैमार्किज्म का कहना है। डार्विन का कहना अलग और ये लैमार्किज्म का कहना है। दैट इज अ लैमार्किज्म थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। उसके बाद में एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन को जो संक्रमित होते हैं, जो कैरेक्टर संक्रमित होते हैं, दैट इज संक्रमण। व्हाट इज द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, दैट इज अ लैमार्किज्म। मतलब अभी उसके बारे में और भी उसका कहना है, जो एक
एक विशिष्ट तरीके से जो कोशिशें की है शरीर का विकास होने के लिए, और उसके लिए कुछ उन्होंने प्रयत्न किया हो, उन्होंने जिन्होंने न किया हो उसकी वजह से उनका डिमोलिशन हो गया। और ऐसा एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन के बाद ऐसे बदलाव है, बहुत के जनरेशन के बाद एक दूसरे में ट्रांसफर हो गए। ये लैमार्किज्म का कहना है। बट व्हेन वी उसका वेरिफिकेशन करेंगे या उसका और किसी के साथ कंपैरिजन करेंगे तो इसका कहना गलत है, ऐसा हमको लगता है। सर मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कैरेक्टर्स रहते हैं वो उनके पेरेंट्स से ही उनके पास में आते हैं। दैट इज हेरिडिटी हम जिसको बोलते हैं, मतलब माँ बाप के गुण उनके बच्चों में आते हैं। दैट इज एन हेरिडिटी ना। तो अभी मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। वापस एक शॉर्ट में बताता हूँ, ऑब्जेक्शन ऑफ लैमार्किज्म एंड लैमार्किज्म। लैमार्किज्म अभी मैंने बता दिया, इन शॉर्ट में आपको समझ में आया होगा कि Lamarck proposed a principle of use and disuse of an organ. Use and disuse of an organ, that is theory of inheritance, ancestry, acquired characters. His concepts was known as a Lamarckism. Every living organism tries to evolve during the lifetime. It acquires a certain character through certain character through the adaptation and modification. These characters are passed to the next generation. Depending upon activities or laziness of that organisms, these changes occur. Okay? उसके बाद में उन्होंने एग्जाम्पल्स भी बता दिया। मैंने जिराफ का एग्जाम्पल बता दिया, स्वान का एग्जाम्पल बता दिया, डक का एग्जाम्पल बता दिया, स्नेक का एग्जाम्पल बता दिया। जिन्होंने अपने ऑर्गन का इस्तेमाल किया उनमें बदलाव हो गया, जिन्होंने बदलाव मतलब ऑर्गन का इस्तेमाल नहीं किया, जैसे कि ईमू हो या ऑस्ट्रिच हो, उनके विंग्स वीक हो गए क्योंकि उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया। और जैसे कि स्वान हो, डक हो, वो पानी में रह के उन्होंने अपने पैर को तैरने के काबिल बना दिया। जिराफ ने खाने का अपने ऑर्गन को और ऊपर करने की उसने कोशिश की, ऐसा लामार्किज्म का कहना है। उसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन है, जैसे कि डार्विन का भी, जिन्होंने उसका ये नहीं हुआ, मतलब उसके मत से सहमत नहीं हुए, उन्होंने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया। द व्यू एंड अनयूज्ड ऑर्गन्स degenerate and used ones evolve was accepted but inheritance such as character was not agreed by the scientists. Modification formed are not transferred to the next generation. Modification formed, जो modification हो गया, are not transferred to the next generation. That is an objection. मतलब इसके बारे में उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन ले लिए। कैसे क्या ऑब्जेक्शन लिया, ये लैमार्किज्म का कहना मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। Ancestry, the concept states that living organism is able to transfer the character which is acquired to the next generation. Okay, मेरे हिसाब से what is a Darwin's theory and what is a Lamarckism, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। I think all of you understand very well. If any query, you call me anytime. Okay, thank you.